हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही हो। इधर आएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज हम थर्ड वाला सेट सॉल्व करेंगे। ये है आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सेट। दो हमने सेट सॉल्व कर लिए अभी तक, आज थर्ड वाला है। आज हम सॉल्व करेंगे 10 मई 2022 शिफ्ट 1 लेवल 4 का पेपर है। इसमें ओनली मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूरा मत समझ लें कि पूरा सेट सॉल्व कराएंगे मैम, पूरा नहीं है, केवल मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ तो मैं केवल मैथ्स ही सॉल्व कराऊंगी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगर क्लास आपको समझ में आती है, समझ में आने का मतलब है कि सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अभी देखो मैं गर्मी में क्लास ले रही हूँ, पसीना पसीना एकदम हो रखी हूँ सच में। ये ना बहुत हीट करता है। बोर्ड बोर्ड की जो हीट है वो अलग है, जो लाइट लगी है ना वो बहुत ज्यादा हीट करती है। पंखा भी नहीं चला सकती क्योंकि आवाज है ना, वो साउंड फिर क्लियर नहीं जाएगा आप तक, फिर आपको प्रॉब्लम होगी सुनने में। तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए गर्मी हम सह लेंगे, ठीक है। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए इधर आते हैं। मैं क्वेश्चन को पहले रीड करूंगी, उसके बाद सॉल्व करूंगी। समझ में आती है क्लास तो शेयर करना है, ऐसे नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रही है तो दूसरों को कैसे समझ में आएगी, है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, 100% देती हूँ क्लास करने से पहले कि बच्चों के लिए सॉल्यूशन एकदम अच्छा वाला दिया जाए जो कि उनके एग्जाम में काम आए। ऐसा नहीं कुछ लंबा लंबा बता दिया जाए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो उसमें भी वो यही तरीका लगा पाए और क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर पाए और उन्हें समझ में भी आए। ऐसे तरीके में अपनी तरफ से भी थोड़ा सा काम करते रहती हूँ कि सॉल्यूशन अच्छा बनाया जाए इसका। तो बहुत मेहनत करती हूँ मैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैम मेहनत करती है तो शेयर कर देने का, ठीक है। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, फिर तो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 3:5:8 है। एक साथ कार्य करते हुए भी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी 12 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और कार्य को छोड़ देते हैं और तब सी शेष कार्य को पूरा करने के लिए आता है तो सी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब ए और बी ने 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग कार्य बचा है वो सी अकेले कितने में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ए और बी और सी की हमें इफिशियंसी दे रखी है। यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले ए, बी और सी। तीनों का इफिशियंसी का क्या दे रखा है, हमको रेशियो दे रखा है 3:5:8 का, ठीक है ना। तो टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू का जितना ये टाइम ले रहे हैं उतना, ठीक है ना। तो टोटल इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 8 5 13 और 3 16। तो 16 इफिशियंसी है तीनों की और तीनों मिलकर के 15 दिनों में कार्य को खत्म कर देते हैं। तो टोटल वर्क होगा 16 इंटू का 15, मतलब के 16 × 160 और 16 × 5 80 240। ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क, ओके। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपको ये एक एक चीज समझ में आएगी। अब हमसे कहा गया है कि ए और बी 12 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। अभी सी नहीं है, ए और बी है केवल। तो ए प्लस बी 12 दिनों में कितना काम करेंगे, 12 इंटू का ए प्लस बी की इफिशियंसी 8, ठीक है ना। तो 12 × 8 = 96 काम ये करेंगे। कितना काम करेंगे, 96। तो रिमेनिंग जो वर्क बचेगा वो कितना होगा, वो होगा 144, ठीक है ना। 144 रिमेनिंग वर्क बचेगा हमारे पास, जो किससे कराना है, सी से कराना है। तो सी जो है रिमेनिंग जो वर्क बचा है 144 कितने में करेगा, 144 रिमेनिंग वर्क है और सी की इफिशियंसी 8 हमारे पास। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 8 और उसके बाद 6 बचेगा, 8 × 2 = 64, मतलब कि 18 दिन में ये पूरे काम को खत्म कर देगा, ठीक है। जो काम बचा हुआ है उसको हमसे पूछा है कि सी जो है रिमेनिंग, सी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। जो शेष कार्य बचा है, सी शेष कार्य को पूरा करने के लिए आता है तो सी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, 18 दिन में सी जो है कार्य को खत्म कर देगा, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया आपको, और अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है तो एक बार आप सिलेबस देखेंगे। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने प्री दिया है तो बेसिक पूरा आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 14 सेंटीमीटर लंबा है और प्रत्येक समान भुजा 45 सेंटीमीटर लंबी है। ये हमने बनाया एक समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसकी दो साइड कैसी है,
बराबर बराबर है, ये वाली बराबर बराबर मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं वर्टेक्स को, इसको बी वर्टेक्स और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये इसका बेस हो जाएगा जो कि हमको 54 सेंटीमीटर लंबा दे रखा है, और ये इसकी हाइट हो जाएगी जो कि हमको 45 सेंटीमीटर लंबी, प्रत्येक समान भुजा, हाइट नहीं है, प्रत्येक समान भुजा है जो कि 45 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है ना। ये हमसे कहा जा रहा है। इसकी जो हाइट होती है वो एंगल बाई सेक्टर का भी काम करती है, हाइट का भी काम करती है, परपेंडिकुलर का भी काम करती है, ठीक है ना। तो ये अगर परपेंडिकुलर का भी काम करती है तो हाइट यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये मीडियन का भी काम करती है, ठीक है ना, एंगल बाई सेक्टर का भी काम करती है, हाइट का भी काम करती है, परपेंडिकुलर का भी काम करती है, और मीडियन का भी काम करती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इसकी हाइट होती है वो, ठीक है। आप लिख लेना इस पॉइंट को, जब मैंने आपको ये ट्रायंगल कराया था तो मैंने हर चीज आपको लिखवाई है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल नहीं आता है तो आप जाएंगे कहाँ, मैं इंस्टीट्यूशन में मैंने ये कराया है आपको, उसमें आप देखेंगे एक बार और उसे समझेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इधर आपका 27 आ जाएगा और इधर भी आपका कितना आ जाएगा, 27। अब इसके मैं एरिया की बात करूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है 1/2 इंटू का बेस इंटू का हाइट, ठीक है ना। यही होता है ट्रायंगल का एरिया। तो हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। अब ये है 45 और ये है 27। तो मैंने कहा कि मैंने आपको जब ट्रिपलेट कराई थी तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी ट्रिपलेट को हम गुणा या भाग कर देते हैं तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी एक ट्रिपलेट ही बनती है, ठीक है ना। तो मैं इसको अगर 9 से काट दूं, किसको, 27 और 45 को 9 से काट दूं तो 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, तो ट्रिपलेट बन जाएगी कौन सी वाली, 3, 4 और 5 वाली, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है तो 4 वाली हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 यहाँ ना लिख करके मैं इधर बना लेती हूँ। देखो मैं आपको ट्रिपलेट बनाना सिखा रही हूँ, इसे तोड़ना है आपको। बहुत बार ऐसा होगा कि याद नहीं होंगी लेकिन काट के बनाना है। तो 3, 4 और 5 की ट्रिपलेट होती है, आपको याद होगा। अब इसमें 3 है और 5 है, 4 नहीं है, लेकिन हमने किससे काटा, 9 से काटा है, तो 9 से गुणा कर लो। यहाँ पर 9 चौक 36, तो ये 36 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36। ये हाइट कितनी होगी, 36। देखो 9 से गुणा किया, 9 से गुणा करेंगे 27, 9 से गुणा करेंगे 45, तो ये 27, 36, 45 की एक ट्रिपलेट हमारी बन के निकली। मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुणा या भाग हम कर देते हैं, जो भी रिजल्ट बनता है वो भी एक ट्रिपलेट निकलता है, ठीक है। समझाया है मैंने आपको। तो देखो ऐसे आपने कर लेना है, आपको याद नहीं होगा कि यहाँ पे कितना आएगा, आप कर करके देखते रहेंगे कि 45 का स्क्वायर बराबर 27 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये सब करने, ये पागलपंती नहीं करनी है। यहीं पर 9 से काटना है इसको, यहाँ पे 9 चौक 4 आएगा, फिर गुणा कर लेना है 9 से। जिस संख्या से आपने यहाँ पे डिवाइड किया है उसी से यहाँ पे मल्टीपल करना है, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी। ये सब नहीं लगाना है, ठीक है। ये बच्चों वाले काम अब नहीं करने हैं क्योंकि आपने प्री का पेपर दिया है, तो ये बच्चे वाले काम आपने अब छोड़ देने हैं। मेंस के लिए ये काम नहीं आएंगे, मेंस के लिए थोड़ा सा आपने स्मार्ट तरीके लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हाइट आ गई, बेस भी है हमारे पास में, तो एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू का 36 इंटू का 54। यहाँ से 2 से इसको काटेंगे, 18 बाद जाएगा, 18 चौक 72, लास्ट में 2 आएगा, 2 एक ही जगह दे रखा है, 972 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा हो कि मैम 2 जगह 2 दे रखा होता तो फिर सॉल्व करते हैं, तो इसका मल्टीपल इसके साथ हम कर लेते, क्या दिक्कत थी, है ना। चलिए आगे बढ़े। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के युग्म की लंबाइयां क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा इन दोनों भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ट्रेपेजियम में मैंने बहुत अच्छे से, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो, सारे क्वेश्चन मैंने सिलेबस में आपको कराए हैं, समझ रहे। तो आप देख लो, जो मैंने आपको सिलेबस करा रखा है ना इतने कम टाइम में, उससे बाहर नहीं जाएंगी चीजें। मैंने आपको कराते समय भी बोला था, अभी फिर से बोल रही हूँ, अभी भी टाइम है मेंस के लिए, आप एक बार उसे अच्छे से कर लेंगे, जो भी चीज आपकी छूटी है तो आपका काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। उस सिलेबस को करने के बाद में आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। बाकी आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं, टाइम को खराब करना चाहते हैं तो भटक सकते हैं, और भी भटकना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो मुझसे कहा गया है कि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के युग्म की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर ये वाली होगी, ठीक है ना, और ये वाली होगी 18 सेंटीमीटर।
और हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है 1/2 इंटू का समांतर भुजाएं जो दे रखी है हमको, इनका सब। मान लो कि ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है, तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू का हाइट, ये क्या होता है, एरिया होता है। ओके, तो एरिया कितना आ जाएगा, 1/2। a प्लस बी करेंगे 15 और 18 करेंगे तो 20, 8 5 13 33 आ जाएगा। इंटू का हाइट कितनी हमारे पास, 12। ठीक है, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 छक्के 12, 6 तिया 18, 18 का मतलब है 8, 9 और 1 198, ये आपका आंसर होगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, लिखा नहीं है बट ऑप्शन में आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 60 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक वर्ग का क्षेत्रफल 81x² प्लस का 72x प्लस का 16 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। वर्ग मतलब के स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड कैसी होती हैं, बराबर बराबर। इसका हमसे क्या पूछा है, एरिया। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। देखो मैं सारे फॉर्मूले क्यों नहीं लिखवा रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने सारी चीजें करा रखी है सिलेबस में, और बार बार वही चीजें आ रही हैं। 2 सेट में भी करा रखी है, तो सारे फॉर्मूले करा रखी है। ठीक है ना, तो चीजों को समझना, एक बार में चीजों को कैच करना है, बार बार वही नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद तो प्रैक्टिस चल रही है मेंस के लिए, ओनली प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है ना, फिर ये अगर आपने दिया है तो बेसिक चीजें सब आपको आता होगा, है ना। तो ये इस पे आपको सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट है सबकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जो भी चीजें नहीं आए, मैं आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए एक डाउट ग्रुप बनाऊंगी, ओनली आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए जो मेंस का पेपर देंगे। वो उसमें किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, उनके लिए बनाया जाएगा खास, क्योंकि डाउट बनेंगे अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो। अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है जिससे आप पूछ सकते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, आप ऐसे छोड़ देंगे डाउट को। ऐसे नहीं छोड़ना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं। जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब हमें आना चाहिए। ठीक है, इधर आएंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। मान लो सभी साइड कैसी है, बराबर बराबर होती है, तो हम ए मान लेते हैं। तो एरिया होता है ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ए स्क्वायर बराबर 81x²। इसको अगर मैं तोड़ लूँ तो ये क्या बनेगा मेरा, 9x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा। इसको खोलोगे तो 9 में 81x² प्लस का b स्क्वायर मतलब 16 प्लस का 2ab मतलब 9 चौक 36 दूनी 72x, यही बनेगा ना। तो ये हो गया। यहाँ से स्क्वायर उड़ा दो, हमारे पास a = 9x + का 4। ठीक है ना, a बराबर कितना आ जाएगा, 9x + का 4। अब देखो ऑप्शन ऐसे नहीं है तो हमें ऑप्शन को बनाना पड़ेगा। हमें हमारा जो आंसर आया है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखो 9x + का 4, ये तो नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे ये भी नहीं होगा। इसको 2 से 2 करेगा और 2 का मल्टीपल यहाँ होगा तो ये वाला होगा। ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आपने चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नहीं है वैसे तो बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये मैच नहीं कर रहा है, हमारा आंसर नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है। बड़े हो गए हैं, थोड़ा समझदारी भी रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। एक वर्गाकार क्षेत्र को 36 सेकंड में विकरता है, पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये है एक आयत वर्गाकार, ठीक है ना, वर्गाकार मैदान है। ये है एक वर्ग और ये है इसका विकर्ण। ठीक है ना, वर्ग है, सभी साइड बराबर बराबर होंगी। मैंने मान ली साइड ए है तो ये विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। ठीक है ना, क्या होता है, a√2। तो मैं कह सकती हूँ कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, 36 सेकंड में विकरता है, पार करता है। तो मैं कह सकती हूँ कि a√2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल, इंटू का समय 36 सेकंड। दूरी बराबर क्या होता है, 4 इंटू का समय। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 4 का मल्टीपल करेंगे तो 40 मीटर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 40 मीटर। अब a√2 बराबर 40 मीटर है तो a बराबर कितना आ जाएगा, 40/√2। मुझे क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, बस हो गया। ये आ जाएगा 1600/2 मतलब के 800 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर होगा। 36 सेकंड है और यहाँ पे क्या था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसलिए हमने चाल को क्या किया मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, क्योंकि यहाँ सेकंड था तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया। ये हमारे पास मीटर में आया इधर 40 मीटर। फिर हमने कहा कि a रूट के 2 बराबर 40 मीटर है, तो a बराबर कितना आ जाएगा रूट के 2 यहाँ ले आएंगे। फिर मेरे को a स्क्वायर चाहिए था बिकॉज मुझे एरिया चाहिए था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आया तो क्या करना है, पूछ लेना है मेरे को। एक गोले में एक बेलन निहित है, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की 5/6 गुनी है। बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक गोला है और उसमें एक बेलन बना हुआ है, मतलब सिलेंडर। ठीक है ना, ये हमने बनाया क्या, सिलेंडर, ये हमने बना दिया। अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लगे तो अपने हिसाब से अच्छा बना लेना। गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ये मान लो कि गोले का सेंटर पॉइंट है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ऐसे क्यों बनाया हमने, क्योंकि हमें जरूरत है रेडियस निकालनी है हमें, किसके, बेलन की, इसलिए हमने इसको यहाँ से यहाँ मिलाया। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ मिला दो, यहाँ से यहाँ मिला दो, सब एक जैसे ही रहेगा। सेंटर पॉइंट से परिधि पर मिला देंगे, सब रेडियस बनेगी गोले की। ठीक है ना, अब हमें दे रखा है कि गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की 5/6 गुनी है, मतलब कि बेलन गोले की जो त्रिज्या है वो अगर 6 है तो बेलन की ऊंचाई 6। ठीक है ना, बेलन की ऊंचाई 6 है। बेलन की ऊंचाई अगर 6 है तो गोले की त्रिज्या 5 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। अब टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 3 आ जाएगी। ठीक है ना, अब ये 3 है, ये 5 है, तो 3 4 5 की क्या बनेगी, ट्रिपलेट। बिकॉज यहाँ पर ये जो रेडियस है, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ऐसे मिलाऊंगी तो ये रेडियस हो जाएगी किसकी, बेलन की। बेलन की ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो ये 3 और ये 4 और ये 5, बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ये बनाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ये। समझ में आ रहा है आपको? तो ये 3 4 5 का हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया, ट्रिपलेट का आ गया। तो यहाँ से बेलन की रेडियस हमारे पास आ गई कितनी, 4, गोले की रेडियस 5। अब हमसे पूछा है बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात। तो गोले का जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसका वॉल्यूम होता है बेलन का वॉल्यूम। ठीक है ना, बेलन का वॉल्यूम वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो सबसे पहले बेलन का आयतन कितना आ जाएगा, पाई इंटू का आर स्क्वायर, आर कितनी 4 तो 4 चौक 16, एच कितना है हमारे पास 6 तो 6, बराबर नहीं करना है, रेशियो लेना है हमको। उसके बाद गोले का आयतन 4/3 इंटू का पाई इंटू का आर क्यूब, और आर कितना है 5 का क्यूब मतलब कि 125। समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, ये नहीं लिखा है कि 5 का क्यूब करें फिर 4 का क्यूब करें, ऐसे नहीं, डायरेक्ट कर दिया। 4 का स्क्वायर इधर 5 का क्यूब। यहाँ से हम पाई से पाई काट देंगे और 4 से 4 चौक 16 काट देंगे। उसके बाद 3 को ध्यान ले आए तो 4 तिया 12 और 12 5 60, 12 6 72 रेशियो 125, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, बेलन का आयतन और गोले के आयतन का रेशियो 72 रेशियो 125। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमसे पूछा है। समझ में आ रहा है? देखो, ये जो मैंने डायरेक्ट लाइन लिख दी है, इसको अगर आप डायरेक्ट ना लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पाई इंटू का आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू का पाई आर स्क्वायर एच इंटू का 6 रेशियो 4/3 इंटू का पाई इंटू का आर का क्यूब मतलब कि 5 का क्यूब, ऐसे करेंगे। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि अभी देखो आपने मेंस देना है, फिर तो देना नहीं है, तो ये कुछ कैलकुलेशन आपने दिमाग में करनी है। ठीक है ना, कुछ कैलकुलेशन कहाँ करनी है, दिमाग में करनी है, क्योंकि दिमाग में जितनी कैलकुलेशन आप करेंगे ना उतना फास्ट काम करना शुरू करेगा दिमाग आपका। हटा दिया है मैंने, ठीक है ना, वो नीचे लिख दिया था, अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक गोला हो गया, ये बेलन हो गया, एक शंकु हो गया, एक आपका ट्रेपेजियम हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया। ये आपको रटा होना चाहिए, ये आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो हमसे कहा गया है एक गोला है और क्या है, एक बेलन है। छोटा छोटा बना दे दोनों को, इधर बनाते हैं। ये हो गया गोला और ये हो गया आपका बेलन। ठीक है जी। अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करा है हमने गोले बेलन वाला। गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की है। और क्या है जी, ऊंचाई s सेंटीमीटर की है। और क्या है जी, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो इसका तो CSA और TSA दोनों ही बराबर बराबर होता है। CSA मतलब कि कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। बट इसका जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहां से क्या होगा, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका ये आधा है। तो मैं इसका करूंगी, यहाँ पे लगा देती हूँ 4 बटे में नहीं लिखना है, 4 इंटू का पाई इंटू का आर स्क्वायर मतलब कि 8×8 64 का आधा 1/2 इज इक्वल टू क्या है, ये यहाँ से सॉल्व भी कर देती हूँ। 2 पाई आर कितना हमारे पास 4 है और इंटू का h प्लस का 2 पाई इंटू का r कितना है 4, तो 4 चौक 16। ठीक है जी, लिख दिया मैंने। यहाँ से जो जो कटेगा काट देंगे, तो पाई से पाई और पाई इधर कट गया और उसके बाद 4 से 4 और 4 चौक 16 इधर कट गया। उसके बाद 2 से 36 बार और 2 से ये वाला 2 और फिर ये वाला 2 इधर कट गया। ठीक है, हमारे पास h प्लस का 4 बचा, इस 2 से ये कट गया 18 बार, तो h प्लस के 4 बराबर 18। तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 18 है ना, ठीक है ना। 18 दूनी 36, 18 में से 4 जाएंगे, गलत तो नहीं कर दिया कहीं हमने, 4 h प्लस का 4 ही बचेगा, 4 चौक 16 क्योंकि, और 4 जब इधर आएगा तो 14 बचेगा, फिर 14 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है शायद, है ना। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ, इसको जो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है इसको थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। ठीक है, कुछ मुझसे गलती हो गई, आपका शायद सही से सॉल्व हो गया हो, मैंने लिखने में कुछ मिस्टेक करा होगा जरूर, तो इसलिए ऐसा हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और तोड़ के लिख देती हूँ इधर। ये आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई आर, हम यहाँ से बाहर ले ले 2 पाई आर, तो हमारे पास h प्लस का r यहाँ पर बचेगा, h प्लस का r। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब गोले का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, इसका आधा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 8×8 का आधा इज इक्वल टू कितना है 2 पाई आर, यहाँ पर कितना है 4 और इंटू का ब्रैकेट में h प्लस का r मतलब कि 4। अब देखो यहाँ से ये पाई से पाई जाएगा, 4 से 4 जाएगा, 2 से ये 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 6 24, 16 आएगा ना। हाँ, वो गलती हो गई थी हमसे। तो h प्लस के 4 बराबर 16 और h बराबर कितना आ जाएगा 12। ये आपका क्या होगा आंसर। कहीं ना लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी मेरे से, कहीं गलती हो गई होगी, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। कभी कभी गर्मी से है ना दिमाग भी थोड़ा हैंग हो जाता है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 32 मीटर है और इसके आधार का व्यास 48 मीटर है। पाई बराबर 22/7 यूज करना है। 7 कोई खा गया यहाँ से क्या, ऐसे मत किया करो भाई, ठीक है ना। देखो एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु बनाएंगे सबसे पहले। ये हमने क्या बनाया, एक शंकु बनाया, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि TSA हमसे पूछा है। TSA इसका क्या होता है, TSA होता है इसका पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करें तो पाई आर बाहर लेंगे और एल प्लस आर बचेगा ब्रैकेट में। ठीक है, ये आ जाएगा।
तो हमसे कहा जा रहा है कि यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 32 है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, मतलब कि स्लैंट हाइट होती है, और इसके आधार का व्यास 48 है। व्यास अगर 48 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 24, 24 दूनी 48, व्यास का आधा रेडियस होती है हमारे पास में। ठीक है, तो हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हाइट निकालने की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि हाइट का यूज नहीं होता है टीएस या सीएस से, दोनों में से किसी में भी। ठीक है, इसमें शंकु में तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई का मतलब 22/7, इंटू का आर हमारे पास 24 है, इंटू का एल प्लस आर करेंगे तो 50 और ये 56। ठीक है, ये 7 से काटेंगे 7, 8, 56 ये हो गया। और उसके बाद हमें करना पड़ेगा 24 दूनी 48, 48 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौक 32, और उसके बाद 48 8 64, तो ये आ जाएगा 384। ये 384 इंटू का 11, तो 4 आएगा लास्ट में, 4 तो कई जगह दे रखा है, 8 4 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 4 आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो मैंने दिमाग में ऐसा तोड़ के कैलकुलेशन करनी है, तोड़ के करोगे जल्दी कर पाओगे, नहीं तो देर हो जाती है करने में। मैंने कैसे करा, मैंने करा 7 8 56 कटा, 24 यहाँ से 2 लिया, 24 दूनी 48, मैंने यहाँ से 2 लिया, 24 दूनी 48 किया, फिर 48 का मल्टीपल 8 के साथ किया, दिमाग में ही किया, फिर 48 का मल्टीपल 8 के साथ करने के बाद 384 आया, 384 का मल्टीपल फिर मैंने यहाँ जो 11 बचा था उसके साथ कर लिया था। ऐसे संख्याओं को तोड़ना है और तोड़ के कैलकुलेशन को करना सीखना है। ठीक है, यही तरीका होता है जल्दी कैलकुलेशन करने का, कुछ नया नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रह से बन के आएगा तरीका फिर हम अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 12, 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर सी कार्य छोड़ देता है और ए उसका स्थान ले लेता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। कि तो वो वैसे तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कराएंगे सॉल्व। ठीक है ना, ए है और बी है और सी है, ये सभी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया है। मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत कम टाइम में मैंने सिलेबस बहुत अच्छे से करा दिया है, उसे कर लेना। 3 चैप्टर छूटे हैं उसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। उसे 3 चैप्टर को आपने यूट्यूब से कर लेना है, किसी भी टीचर से जो आपको अच्छे लगते हैं उनसे। ठीक है ना, वैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने आदित्य रंजन सर से करनी है, यूट्यूब पे उनका अवेलेबल है, बहुत अच्छी क्लास है। प्रोबेबिलिटी राकेश सर से करनी है, उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और समझा सकता है, तो प्रोबेबिलिटी राकेश सर से करनी है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप किसी से भी कर सकते हैं, इजी चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको बता दिया है, आपको आप कर लेना। बाकी की चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखी हैं, बहुत कम टाइम में सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से कराया है, उतना कर लेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर सेट लगा लेंगे, आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ए बी सी है, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 16 दिनों में, सी करता है 24 दिनों में। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे, 24 दूनी 48 एलसीएम आ जाएगा। 12 से काटोगे तो 12 चौक 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48, ये क्या आ जाएगी इनकी इफिशियंसी। मतलब ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। बी और सी ने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया, तो बी और सी 4 दिन में एक साथ काम करेंगे। बी और सी कितना काम कर लेंगे, बी और सी लिखना है यहाँ पर, बी और सी 4 दिन में काम करेंगे, 4 इंटू बी और सी की इफिशियंसी 5, 5 चौक 20 काम कर लेंगे। ठीक है, रिमेनिंग काम कितना बचेगा, रिमेनिंग काम बचेगा 28, जो किससे कराना है, एक साथ कार्य किया, फिर सी कार्य को छोड़ देता है और ए उसका स्थान ले लेता है, बी लगा हुआ है। ठीक है ना, सी चला गया, अब कौन बचा है हमारे पास, अब बचा है बी प्लस का ए। ठीक है, रिमेनिंग काम है हमारे पास 28 और बी की इफिशियंसी है 3, ए की इफिशियंसी है 4, तो 7 की इफिशियंसी से करेंगे ये। शेष कार्य कितने में पूरा होगा, 27/8, मतलब कि 7 चौक 28, 4 दिन में पूरा हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। शेष कार्य हमसे पूछा था तो 28/7। ठीक है, 4 दिन, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आए तो आपको बता रखा है, कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइम मेंशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मेरे को लगेगा कि डाउट जेन्युइन है। कल वाली क्लास, पिछली जो क्लास हुई उसमें बच्चों ने सॉल्यूशन भेजे थे, टाइम बताया था कि मैम ये सही है क्या, मैंने चेक नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, एक बार चेक करूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। रुचिरा को एक कार्य 22 दिनों में पूरा करना था, यद्यपि पहले 10 दिनों के दौरान उसने प्रत्येक दिन केवल 1/30 भाग कार्य किया है। रुचिरा को
11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो 10 दिनों में काम कितना किया होगा, 10/30, मतलब कि 1/3 काम कंप्लीट कर लिया है। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा होगा, शेष कार्य बचा होगा, वो आ जाएगा 2/3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2/3। 1/3 पूरा कर लिया तो शेष काम 2/3 बचेगा। अब देखो दिन की संख्या बची, टोटल 22 दिन थे इसके पास में, 10 दिन इसने यूज कर लिए तो 12 दिन बचे। तो 12 दिन इंटू 1 दिन में किया गया कार्य x इक्वल टू टोटल वर्क 2/3। बस इसको सॉल्व कर देना है। 2 छिक्के 12, 6 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/18। ये आपका आंसर हो गया। एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 1/18। बस सिंपल सा तो क्वेश्चन था। कुछ था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था। बस क्वेश्चंस को पढ़ के हमें समझना होता है। अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ के समझ पा रहे हैं तो कुछ भी टफ नहीं होता है, इजी होती है सारी चीजें। राम और दीप्ति प्रत्येक ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए 8,000 रुपए की राशि का निवेश किया था। हालांकि राम के लिए ब्याज वार्षिक संयोजित किया गया था, दीप्ति के लिए यह प्रत्येक 8 महीने में संयोजित किया गया था। 2 वर्ष की अवधि के अंत में राम की तुलना में दीप्ति को ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त हुआ है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये राम है और ये कौन है, दीप्ति। ठीक है, ये है दीप्ति। दोनों के लिए 8,000 रुपए हैं, इनके लिए भी 8,000 रुपए हैं और इनके लिए भी 8,000 रुपए हैं। इनके लिए भी, इनके लिए 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके लिए 30%, इनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 30%, बट इनके लिए टाइम 2 साल, इनके लिए भी टाइम 2 साल, बट ब्याज इनके लिए हर 8 महीने पर कैलकुलेट करा जा रहा है। तो ब्याज 8 महीने पर 3 बार ब्याज जो है कैलकुलेट करा जाएगा, बिकॉज 2 साल में 24 महीने बनेंगे, तो 8 दिया 24। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो 2 साल है इसमें आपके 24 महीने बनेंगे। इधर ब्याज ईयरली है, इधर क्या है, हर 8 महीने में कैलकुलेट करा जा रहा है। तो कहा गया है कि दीप्ति को राम से कितना ब्याज जो है अधिक मिलेगा। तो इधर सॉल्व कर ले। ये देखो 30% बराबर कितना आ जाएगा, 3/10। ये अब इनके लिए जो ब्याज है 30%, ये 12 महीने के लिए है। ठीक है ना, 12 महीने के लिए। तो 8 महीने के लिए कितनी आ जाएगी, ये है 12 महीने के लिए ब्याज। तो इनके लिए जो 8 महीने के लिए कहाँ लिखूं मैं, इधर लिखूं, इधर ही लिख देती हूँ नीचे, इधर सॉल्व कर दूंगी। ठीक है ना, बेसिक जो चीजें हैं वो इधर ही लिख देती हूँ और उधर फिर मैं सॉल्व कर दूंगी क्वेश्चंस को, ऐसे कर लूंगी। हट जाओ बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। तो इनके लिए जो 30% है, 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 30%। ठीक है, 30%। तो 8 महीने के लिए कितना आ जाएगा, 8 महीने के लिए आ जाएगा आपका 4 तिया और 4 दूनी, 3 का 10 गुना, 2 का 10 गुना, 20%। ठीक है, 20%। 20% बराबर क्या होगा आपका, 1/5। 20% होता है तो 1/5। ठीक है, 1/5। अब हम क्वेश्चन को इधर सॉल्व करेंगे। हमने बेसिक चीजें अभी तक हमारे जो क्वेश्चन में थे वो हमने लिखी, अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है। सॉल्व हम इधर करेंगे, इधर करेंगे। ये है राम और ये है कौन, दीप्ति। इधर हमने क्वेश्चन की बेसिक चीजें लिख ली हैं ताकि क्वेश्चन क्या गलत ना हो। तो 1/3 मतलब 10 रुपए अगर लगाते हैं तो 3 रुपए क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो 10 से 3 13 हो जाता है। ये कितने में, 1 साल में। 1 साल में अगर 10 से 13 हो जाता है तो 2 साल में कितना होगा, ये 2 साल में होगा ये 100 से 169। ठीक है ना, 169। अब इनके लिए दीप्ति के लिए 20% बराबर 1/5। तुम ये कह सकते हो कि 5 से 6 हो जाता है 8 महीने में। तो 24 महीने में कितना होगा। अब देखो टाइम 3 गुना हुआ है तो पावर 3 लगाएंगे। 5 की पावर 3 का मतलब होगा 125 और 6 का मतलब 216। ठीक है ना, 216। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो प्रिंसिपल दोनों के लिए इक्वल है तो प्रिंसिपल को इक्वल कर लो। यहाँ 100 है और यहाँ 125 है, लेकिन है कितना दोनों के लिए, 8,000 रुपए। तो प्रिंसिपल को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल। इक्वल करने के लिए इधर आप 5 से मल्टीपल कर लो दोनों जगह। यहाँ भी 5 से, इधर भी 5 से करेंगे और यहाँ 4 से कर लो और यहाँ भी 4 से कर लो। ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल हो गया। इसको इसमें मल्टीपल करने की आवश्यकता नहीं है, आपने इक्वल करना था ना बस, तो इसमें करने की जरूरत है, यहाँ पे कर लो। 16 पंजो 80, 9 पंजे 45, मतलब कि 845। इधर करेंगे 21 चौका 84, मतलब कि 840 और 6 चौक 24, मतलब कि 864। ठीक है, कितना अधिक ब्याज मिल रहा है इसको, 14 और 5 19। ये
अब ये 500, 500 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8000, कितना गुना है इसका, 00 कटेगा और 16 गुना, कितना गुना है 16 गुना, तो इसका भी कितना कर देंगे हम 16 गुना। अभी समझ में आ रहा है ना, 16 पंजू 16 धाई 160 और 16 निम्मा 144, या फिर 19 का कर दो, 19 पंजो 95, 19 छिक्के 114, मतलब 190 और 114, ठीक है 114 ये बन है, तो 4 आएगा लास्ट में, 4 304 एक ही जगह दे रखा है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है 304। अभी समझ में आया हमने क्या करा, देखो मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इधर हमने बेसिक चीजें लिखी थी, इधर हमारा सॉल्यूशन कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन हमसे बोला गया था वो हमने इधर लिखा था, चीजों को तोड़ दिया था बिकॉज क्वेश्चन गलत ना हो हमारा, ठीक है। फिर हमने राम को लिया, दीप्ति को लिया, राम के लिए ब्याज ईयरली था, दीप्ति के लिए हर 8 महीने पर कैलकुलेट हो रहा था ब्याज। प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम था 8000 रुपए। अब 10 से 13 हो जाता है एक साल में, तो 2 साल में 100 से 169 हो जाएगा, जितना गुना टाइम होता है उतना हमें पावर लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर 5 से 6 हो रहा था दीप्ति के लिए, तो 24 महीने में कितना हो जाएगा, 5 का क्यू से 6 का क्यू 125 से 216, बट प्रिंसिपल इक्वल था, तो ये प्रिंसिपल है इनका, तो प्रिंसिपल इक्वल करना पड़ेगा, 125 चौका 500 और 100 पंजे 500, तो इसको 500 500 बना दिया। फिर जो अमाउंट का है, अमाउंट का 5 गुना करेंगे इसका, तो ये 845 आया, ये 864 आया, कितना अधिक मिला, ब्याज क्या होता है, ब्याज प्रिंसिपल में से या तो आप इसमें से माइनस कर दो, फिर इसका करो, ब्याज हमसे पूछा था ना, ब्याज के रूप में कितना अधिक मिलेगा ये हमसे पूछा था, तो आप इसमें से माइनस करके इसमें से माइनस करके करेंगे तब भी उतना ही आएगा, या फिर आप अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे तब भी उतना ही आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल कैसा है सेम है, तो एक्स्ट्रा उसको ब्याज ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, शॉर्ट में चीजों को समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पसीना से एकदम धिनता 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 हो रहा है सच में। कृतिका ने निधि को 1 वर्ष के लिए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 64,000 रुपए उधार दिए, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो आसान नहीं है, ये तो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली है, तो 25% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारी 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा, आधा, मतलब कि 12.5%, और 12.5% बराबर कितना होता है 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। प्रिंसिपल 64,000 है, तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 8 से 9 होता होगा ये कितना टाइम में, 6 महीने में, ठीक है ना, 6 महीने में, 1 साल की बात हो रही है, 1 वर्ष के लिए दिया है, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 1 वर्ष में कितना होता है 12 महीने होते हैं हमारे पास, तो 6 महीने में अगर 8 से 9 होता है तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12 महीने में हो जाएगा टाइम डबल, तो स्क्वायर 8 64 से 9 में 81 हो जाएगा, जितना गुना टाइम उतना पावर हमें लगानी है। तो हमसे कहा जा रहा है कि निधि द्वारा भुगतान किया जाने वाला ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना मिला है 11 और 6 कितना होगा आपका 17, तो 64 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 64,000 दे रखी है, तो 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17,000 आ जाएगी, बस बात खत्म। इतना सा तो क्वेश्चन था, आसान था ना, ऐसे ही तो करना होता है बाबा, इतना इजी था, देखो इतना टफ थोड़ी है, सीखना है आपने। जो बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी नहीं होगा, ये क्लास उनके लिए भी मैंडेटरी है, क्योंकि वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे और ग्रुप डी का लेवल भी इससे कम नहीं है। ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लगा के देखना आप लोग, उसमें कई सारे क्वेश्चन है ना जो मेंस के उसको टक्कर दे रहे हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी के मेंस के सेट है ना इसको टक्कर दे रहे हैं, है ना। तो हल्के में नहीं लेना है, कुछ भी हल्के में नहीं लेना है, सरकारी नौकरी चाहे ग्रुप डी की है चाहे सीजीएल की है, हल्के में बिल्कुल, मैथ को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, किसी पेपर में बिल्कुल इजी आ जाएगा। सीजीएल में आपको ललोएस्ट वाले सवाल देखने को मिल जाएंगे और ग्रुप डी में आपको एकदम ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे कि वो हिला देंगे आपको, समझ रहे हो। तो हल्के में कुछ नहीं लेना है, ये सभी के लिए क्लास है, सब देख सकते हैं इसको। कविता 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए बैंक से 4,000 रुपए जमा करती है। कविता को 2 वर्ष के कार्यकाल के अंत में कुल कितनी राशि मिलेगी, ये हमसे कहा जा रहा है। साधारण ब्याज है तो 6.25% बराबर 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू, तो साधारण ब्याज में एसआई बराबर कितना होता है, प्रिंसिपल PRT/100 इंटू का 1/16 इंटू का टाइम कितना है 2 वर्ष का, तो ब्याज कितना आ जाएगा, इससे काटेंगे 8 8 45 500 रुपए हमारा क्या आ जाएगा ब्याज। तो अमाउंट हमसे पूछा है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल
प्लस का ब्याज, अमाउंट बराबर 4000 प्लस का कितना 500 रुपए। तो कितना आ जाएगा ये 4500 रुपए, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो पसीना गर्मी सच में, जो बच्चे गांव में रहते हैं सोचो उनकी क्या हालत हो रही होगी है। कुछ लोग जो सड़क पे रहते हैं तंबू बना करके, उनके पास ना फैन है ना कूलर है ना कुछ भी है, सोचो उनकी क्या हालत हो रही होगी। मतलब हम लोगों के पास सारी चीज़ें अवेलेबल होते हुए भी हम लोग हमेशा रोते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। जिनके पास कुछ भी नहीं है सोचो वो रात को कैसे सोते होंगे, कैसे काम करते होंगे, कैसे उनका जीवन यापन होता होगा। कई सारी लेडीज जो रोड पे रहती हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, वो कैसे रहती होंगी है। मतलब सच में कभी कभी लगता है ना, जैसे मेरे को अभी गर्मी लग रही है तो ऐसे ख्याल आते हैं कि हमको ऐसा फील हो रहा है तो उनको लिए तो 24 आवर्स ऐसे है, हमारे लिए तो सिर्फ क्लास के टाइम पे सिर्फ 2 घंटे के लगभग ऐसा लगता है कि हाँ गर्मी लग रही है गर्मी लग रही है। बाकी टाइम अपना कूलर के आगे बैठ जाते हैं, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। बाकी टाइम तो वो लोग तो 24 आवर्स ऐसे रहते हैं। सोचो उन पर कैसे कैसे बीतती होगी है। बच्चे बेचारे कैसे गर्मी में रहते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, चलो बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, तो चलता रहेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 गुनी चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय मिनटों में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको ये कहा था, मतलब बताया है आपको कि जब डिस्टेंस हमारी सेम हो जाती है या फिक्स हो जाती है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, टाइम का उल्टा स्पीड हो जाती है। अगर स्पीड दे रखी है तो उसका उल्टा टाइम हो जाएगा, टाइम दे रखा है तो उसका उल्टा स्पीड हो जाएगी। अभी स्पीड दे रखी है सामान्य चाल, तो स्पीड अगर 7/8 हो जाती है तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा 8/7, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल करनी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यहाँ 8/7 = 8/7 इक्वल रहनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, एक, कितना ज्यादा लग रहा है एक, और यहाँ कितना ज्यादा लग रहा है 20 मिनट देरी से पहुंचता है तो 20 मिनट ज्यादा लग रही है इसको, तो एक की वैल्यू 20 मिनट। तो हमसे पूछा है उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय, तो सामान्य समय ये 7 कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, मतलब 140 मिनट। ये सामान्य समय 140 मिनट, आंसर 140 मिनट। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझ में पेन नहीं चलाने का, फिर भी क्या करना पड़ता है, मुझे पेन चलाना पड़ता है इनमें। क्यों, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, बट आपको पेन नहीं चलाना है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस है ना वो चिक चिक के बोल रहे होते हैं भाई पेन नहीं चलाने का, तो मत चलाओ उसमें। ठीक है, दिमाग से करो। एक व्यक्ति 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, के किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। ये पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो के का मान क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है ना, तो पता होगा आपको, लिखने का कोई मतलब नहीं, ऐसे ही बोलूंगी मैं। ठीक है ना, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो हमसे पूछा है के का मान, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी 250 प्लस का 120 प्लस का 50, कुल दूरी बट्टे कुल समय, समय कितना आ जाएगा 250/50 करेंगे तो 25 5 घंटे, 120/के करेंगे तो 120/के लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कितने बार कटेगा पता नहीं, के की वैल्यू हमसे पूछी है। 50/25 क्योंकि 25 किलोमीटर प्रति घंटा है लास्ट, तो 25 दूनी 50, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर हमें क्या दे रखा है 42 एवरेज स्पीड ये दे रखी है। अब इस सबको मैं ऐड करूं 250, ये 170 आ जाएगा, 170 300 70 और 50 120 420। ठीक है ना, इसको मैंने काटा 420 आया, तो इससे इसको मैंने काटा 10 बार गया। ठीक है, कितने बार गया 10, ये 10 लिखा हुआ है 10। अब यहाँ से 7 आ गया, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि 120/के बराबर 10 माइनस के 7 बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो 3 से इसको काटेंगे 3 चौक 12 40, तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा 40। ये क्या होगा आपका आंसर। आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो ये जो 2 लाइन हमने इधर लिखी हुई है ना, ये वाली और ये वाली, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10 आया है आपको पता है, ये
5 हो तो 7 ऐड होकर जाएगा, 3 बचेगा, 3 से यहाँ पे काटेंगे 40, तो के की वैल्यू 40, बस बात खत्म। लिखना जरूरी थोड़ी है कि नहीं हम 2-3 लाइन में लिखेंगे तभी अपना आंसर टिक करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप दिमाग से कर पा रहे हैं कैलकुलेशन तो दिमाग से करें, जितना कम कैलकुलेशन हो सकती है उतनी कम करने की कोशिश करें ताकि आपका दिमाग थोड़ा तेज काम करना शुरू करे, है ना। चलिए, 8 पेनों को 75 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 24% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 372 रुपए में कितने पेन बेचने पड़ेंगे? तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा 75/8, ठीक है ना। 8 पेन को 75 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 24% का लाभ अर्जित करने के लिए 372 रुपए में कितने पेन बेचने पड़ेंगे? पहले एक पेन का मूल्य निकालते हैं कि एक पेन को 24% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने बेचना पड़ेगा। तो एक पेन का मूल्य भी 75/8, इस पर इससे 25% की हानि हो रही है तो 100/25 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। 25% की हानि हो रही है तो 24% का लाभ अर्जित चाहिए तो 124। अब देखो 100 ऐसे क्यों निकाला कि 100 कट जाता हमारा, तो उसको कम से कम करना है। ये एक पेन का विक्रय मूल्य आ गया 24% लाभ के साथ में, तो एक पेन का ही है तो हमने मान लिया कि एक्स पेन बेचेगा वो 372 में, तो बराबर 372 रुपए, ठीक है ना। एक पेन का मूल्य इंटू पेनों की संख्या बराबर टोटल मूल्य, यही तो होता है। एक पेन का मूल्य इंटू पेनों की संख्या बराबर टोटल मूल्य, ठीक है, ये होता है। इसको करेंगे सॉल्व, तो यहां से 75 से 75 गायब हो जाएगा, 12 तिया 36 और 4 तिया 12, इससे ये पूरा 3 बार गायब हो जाएगा। 8 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, 24 पेन जो है बेचने चाहिए उसको 372 रुपए में 24% लाभ अर्जित करने के लिए। अभी आया समझ में? चलो, दी गई संख्या k से 10 कम, दी गई संख्या k से 10 अधिक और दी गई संख्या k से 38 अधिक निरंतर अनुपात में है। दी गई संख्या k ज्ञात करें। दी गई संख्या k से 10 कम, दी गई संख्या k से 10 अधिक और दी गई संख्या k से 38 अधिक निरंतर अनुपात में है। क्या क्या मतलब है? k माइनस के 10 बट्टे k प्लस के 10 इजुकल टू k प्लस के 10 बट्टे k प्लस का 38 है, ऐसा ये हमसे बोल रहा है, समझ रहे हो? ऐसा बोल रहा है। ये वाला 10 हमने बहुत छोटा बना दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे बिकॉज आपको दिखेगा नहीं फिर, ठीक है। ये अब देखो, इसको सॉल्व करोगे ना बहुत घटिया वाली क्वेश्चन हो जाएगी। आपने क्या करना है? ऑप्शन पे चले जाना है। अब देखो ऑप्शन पहला ही आंसर है इसका वैसे तो, बट मैं पहला रखूंगी तो आप कहेंगे मैम आपको तो पता है इसलिए आपने पहला रख दिया। कोई भी रख के देख लो, हमारा रेशो दोनों तरफ सेम बनना चाहिए। मान लो मैं नीचे शुरू कर दूं, मैं 70 रखा, मैंने मान लिया कि मैंने 70 रखा है, 70 रखूंगी तो यहाँ 60 आएगा, 70 रखूंगी तो यहाँ 80 बनेगा, तो ये 3/4 का रेशो देगा। दिमाग में सॉल्व करना है। 70 रखूंगे यहाँ पे कितना बनेगा? 80 बनेगा, और 70 रखूंगे यहाँ पे 108 बनेगा। तो क्या ये 3/4 बन पाएगा? किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा, तो 70 चला गया हमारा, ऑप्शन खत्म, ये गया, ठीक है ना। रेशो दोनों तरफ सेम आना चाहिए। 50 अगर रखूंगे तो 40, 60 मतलब के 2/3 का रेशो बनेगा इधर। 50 रखूंगे इधर तो 60 और ये 88, ये कभी भी नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ 11 आ गया, तो 2-3 का रेशियो कभी नहीं बनाएगा, ये गया। जितने जब सॉल्व करोगे ना ऑप्शन जल्दी जल्दी काटते चले जाओ। 40 रखोगे तो 30 और 50, 3-5 का रेशियो बनेगा। 40 रखोगे तो 50 और 70 और 78 कभी नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन क्या बचा आपका? 60। अब तो ऐसे काटना सीखना है। मान लो कि कभी ऐसा हुआ कि आप ऊपर से सॉल्व करते हैं और लास्ट वाला ऑप्शन हुआ तो ऐसे काट, ये इसकी कैलकुलेशन करने से जल्दी हो जाएगा वो, चाहे कितना भी टफ होगा तब भी। तो मैंने मान लिया के बराबर ऑप्शन ए। अब 60 रखो, देखो 60 अगर हम रखते हैं तो 60 माइनस के 10 करेंगे 50, 60 प्लस 10 करेंगे 70, ठीक है, इजुकल टू 60 प्लस का 10 70 और 60 प्लस का कितना 38, कितना आ जाएगा 98। ओके, अब से काटो, 0 से 0 5/7, इसे इधर काटो, 14 पंजू 70 और 14 सत्ते 98, 5/7 5/7, ये आ गया सेम सेम रेशियो, ये है, ठीक है ना, अनुपात में संख्या है। अभी समझ में आया? ऐसे करना है। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 60। ये क्या होगा हमारा आंसर। ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चंस कोई मिलता है, ऑप्शन पे जाना है आपने। सॉल्व करने का ऐसे ऐसे जिद नहीं करना है कि नहीं मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे कर लेना, यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीपल करना, ऐसे इसका क्रॉस मल्टीपल करना, ठीक है, मैंने बता दिया है, कर आप लेना। चलो
राम और रहीम के पास मिलाकर 1210 रुपए है। यदि राम की राशि का 1/3 रहीम की राशि का 2/5 के बराबर है तो रहीम के पास कितनी राशि है रुपए में, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, ये राम की राशि का 2 राम की राशि का 1/3 बराबर रहीम की राशि का 2/5 के बराबर है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो इस 2 को उठा के इधर ले आओ, 2 3 6 हो जाएगा। ये इनका क्या आ गया, रेशियो। बट्टे में जो भी रहेगा वो रेशियो में भी रहेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ कि 5 और 6 11, 11 की वैल्यू कितनी है 1210, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 एकन 110, 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो हमसे कहा जा रहा है रहीम के पास कितनी राशि है। रहीम का रेशियो कितना है हमारे पास 5, ये बट्टे में जो संख्या है ये क्या है, इनका रेशियो है, ठीक है। तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 पन्ना 55, ये क्या हो जाएगा आंसर। हर चीज को लिखना मैंडेटरी नहीं है कि नहीं हम तो यहाँ पहले राम लिखेंगे, फिर रेशियो लगाएंगे, फिर रहीम लिखेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर रेशियो लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 5 ऐड करेंगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। बच्चों वाले हरकतें अब आपको छोड़ देनी है, बिकॉज आप बड़े हो गए हैं तो बड़े बड़े काम करने हैं, ठीक है। प्री का पेपर दे के आए हैं, मेंस में बड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा सीरियस ले लिया करो मेरी बातों को, मजाक से हट के, ठीक है ना। अगर आपने प्री का पेपर दिया है तो ये मान के चलो कि आपका बेसिक पूरा क्लियर है। तो थोड़ा सा जैसे मैं समझा रही हूँ कि कैल्कुलेशन को फास्ट करने के लिए दिमाग थोड़ा चलाना है। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें हैबिट में आ जाएंगी, फिर एग्जाम में आपका टाइम बच पाएगा। और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, रीजनिंग में बहुत सारे पजल्स ऐसे आ जाते हैं कि उन्हें पढ़ के बहुत सारा टाइम लग जाता है समझने में, तो वहां अपना टाइम दे पाएंगे आप, ठीक है ना। ये मैथ ही मैथ थोड़ी सॉल्व करना है आपने, रीजनिंग भी है, जीएस भी है। जीएस तो खैर ऐसा है कि पढ़ेंगे क्वेश्चंस को एक बार में समझ में आ जाएगा कि सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट मैथ रीजनिंग में आप ट्राई करते रहते हैं कि कोशिश करते हैं अब हो जाए, अब हो जाए, अब हो जाए। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं, उनमें फिर आप टाइम दे पाए। तो जो क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो रहे हैं उनको जल्दी करना है, बाकी टाइम उन पर देना है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5 और थीटा जो है 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में, तो 3 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा अपॉन में 3 sec थीटा माइनस का 4 cot थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपने क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, 4 5 है तो 3 4 5 की ट्रिपलेट बन रही होगी, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल। अब जो पूछा है वो बता दो। 3 इंटू का tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 माइनस का 5 cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5 अपॉन में 3 sec थीटा बराबर हाइपोटेनियस बट्टे बेस, तो 5/3 माइनस का 4 cot थीटा बराबर बेस बट्टे परपेंडिकुलर, तो 3/4। बस यहाँ से 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, 4 से 4, ये कितना आ जाएगा 1/2। बात खत्म, पैसा हजम। अभी अपने अपने घर नहीं जाना है, बिकॉज क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे हुए हैं, अभी 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। पूरी क्लास देखनी है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन छोड़ दोगे अपना कुछ नहीं जाता है, समझ रहे हो आप, आपको ही नुकसान होगा उस चीज का। एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1260 है। आयत का परिमाप क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ये मान लिया हमने एक आयत, मान नहीं लिया, बना दिया, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बना दिया, ये इसका विकर्ण बना दिया। विकर्ण है 53 सेंटीमीटर का और एरिया दे रखा है इसका हमको एरिया। एरिया क्या होता है, मान लो कि ये इसकी साइड लंबाई हो गई, ये इसकी साइड चौड़ाई हो गई, तो एरिया होता है लंबाई इंटू का चौड़ाई, जो कि हमें दे रखा है 1260। और डायगोनल मतलब कि इसके विकर्ण की अगर हम बात करें कि विकर्ण कितना होता है, तो विकर्ण होता है अंडर रूट का l² प्लस का b² बराबर हमें कितना दे रखा है, अंडर रूट के अंदर ना ले जा करके हम इसको विकर्ण का स्क्वायर ही लिख दें ऐसे, तो ये हमें दे रखा है l² प्लस का b², ठीक है ऐसे। तो बराबर हम क्या कर सकते हैं 53 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2809, 53 का स्क्वायर ये हमको दे रखा है। तो मैं कह सकती हूँ l² प्लस b² बराबर कितना है 2809 है। मुझे क्या चाहिए 2l प्लस b, पेरीमीटर हमसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप पेरीमीटर वो कितना होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस का b,
एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें उसने दे दी हैं। तो L प्लस बी का फॉर्मूला सबसे पहले हम लगाएंगे, इसके बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपको 2809 दे रखा है, ठीक है जी। प्लस का 2ab आएगा, प्लस का 2ab, ab मतलब एल भी ये दे रखा है और 2 से मल्टीपल करना है। तो 1260 का 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 2520, ठीक है, 2520 ये आ जाएगा। अब इसको मैं अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ से L प्लस का B का होल स्क्वायर बराबर 0 9 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 8 5 13 के 3 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5329। 70 का 749, 75 का करेंगे तो 7 8 5600 ज्यादा निकल जाएगा। लास्ट में 3 है तो 3 आएगा, लास्ट में 73 का बनेगा। ये ऐसे दिमाग लगाना है, देखो सोच लेना है। मैंने दिमाग में कैसे सोचा, मैंने सोचा ऐसे कि अगर मैं 70 का स्क्वायर करूंगी तो 7 बनेगा, जो कि कम है। 75 का अगर मैं करूंगी तो 25 और 7 8 56 5625 बनेगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों के बीच में आ जाएगा और लास्ट में 9 है तो 3 का बनेगा 9, या फिर 7 के बनता है 9। तो 77 तक वो जा नहीं सकते क्योंकि 75 के स्क्वायर से भी कम है वो, तो 73 का बचता है बस। ऐसे सोचना होता है बाबा, ऐसे ही सोचना होता है। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं आप तो आपने और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये आ जाएगा 73 का स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर बाबा, 73 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर उड़ाएंगे और L प्लस बी बराबर 73, तो 2L प्लस बी बराबर 73 इंटू का 2 बराबर 6 और 7 दूरी 14, 146 ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर नहीं हुआ हो पूछ लेना, ठीक है। टाइम चल रहा है स्क्रीन पे, टाइम एक बार क्या करना है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना है। एक कुर्सी को 2858.77 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 27% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रैक्टिस में करेंगे, इतना लल्लूएस्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है उसमें। आंसर मैं बता देती हूँ, 2251 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है, प्रैक्टिस में करेंगे इसको। ऐसे लल्लूएस्ट सवाल सभी किसमें करने हैं, प्रैक्टिस में करने हैं आपने, इससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। आंसर मैं बता देती हूँ, 57.5 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, किसी दिए गए वर्ष में विभिन्न शीर्षों में ए बी हजारों दोनों कंपनियों, यहाँ से पढ़ेंगे हम, यहाँ से मेन क्वेश्चन है। दोनों कंपनियों द्वारा वेतन पर एक साथ किया गया व्यय और बुनियादी ढांचे पर उनके द्वारा उनके व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है दोनों कंपनियों पर। तो दोनों कंपनी वेतन मतलब सैलरी, बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना, सैलरी इधर लिखेंगे हम सबसे पहले एक एक चीज को अच्छे से, और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है ना, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास में। सैलरी को यहाँ से ऐड करेंगे, 7 और 2 9 आ जाएगा। आपको शायद इधर दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे को लिखना पड़ेगा। यहाँ से 5 और 1 6 आ जाएगा, फिर यहाँ से 7 और 1 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका 5 और 4 9 आ जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा हो तो इधर देखना। इंफ्रास्ट्रक्चर में लास्ट में आपका 8 आ जाएगा और 8 और 9 और 1 10 का 0 आ जाएगा, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, और उसके बाद 7 5 12 आ जाएगा। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इसका ये कितना परसेंट है, ये पूछा है। तो 9869 ये 12908 का कितना परसेंट है। अब देखो सॉल्व करोगे ना तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो टाइम ना लगे, लगभग में पूछा, वो भी कितना परसेंट है लगभग में पूछा है क्या, हजारों लिमिट आगे कटेगा, थोड़ा कटेगा, मेरे को लग रहा है कोई पॉइंट में जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है और 6 वहाँ पे 9 है, वहाँ पे 100 भी दे रखा है, पूरा कट भी सकता है। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपने, संख्या सभी दूर है ना, हमारी 57 है, 95 है, 29 है, 76 है, तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ से सिर्फ 2 डिजिट ले लो और इनका थोड़ा सा देख लो, इनको तोड़ोगे तो ये 3 4 के रेशियो में लगभग जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का 3 4 के रेशियो में, ऊपर यहाँ से देख लेना है
3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है, यहाँ से देख लेना है आपने। 3 4 के रेशियो में 3 4 का रेशियो होता है 75% के समथिंग, तो 75% समथिंग में 76% बनेगा। जल्दी करने के लिए ऐसे ही करना होता है बाबा। बाकी आप काट के देखना इसको, ठीक है, आपके लिए कैलकुलेशन हमने रख दी है, इसको आप काट के देखेंगे, ठीक है जी। कैलकुलेशन आपने करनी है, काट के आपने इसको देखना है। मैंने तो आपको बता दिया है कि जल्दी कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हमने 4 डिजिट का है और ये हमारे पास 5 डिजिट का है। यहाँ से हमने 2 डिजिट लिए, यहाँ से हमने 1 डिजिट लिया, लास्ट के 3 डिजिट हमने यहाँ छोड़ दिए, लास्ट के 3 डिजिट यहाँ छोड़ दिए। इन दोनों का क्या लिया रेशियो, 3 3 और 3 चौक 12, और ये हमारा क्या आया 3/4। 3/4 का मतलब होता है मतलब कि 75%, ठीक है, 3/4 का मतलब 75% होता है। लेकिन ये सेम नहीं है ना, इधर बड़ा है इधर छोटा है, तो लगभग में जाएगा, किस में जाएगा, लगभग 75% के आसपास जाएगा। तो 75% के आसपास जो भी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से दूर है। पास होंगे तो फिर हमें पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, फिर हम ये नहीं लगा सकते अपना, है ना। अगर पास ऑप्शन हुए तब फिर हम ये वाला नहीं लगा सकते हैं, फिर हमें पूरा से सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो, समूहीकृत आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्रम से 27.5 28.5 है। अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए दशमलव के 2 स्थानों तक सही माध्य का ज्ञात कीजिए। तो जो आपका बहुलक होता है, मतलब कि जो आपका मोड होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, मतलब कि 2 माध्य, ठीक है ना, ये होता है। तो मोड है हमारे पास में कितना है, बहुलक है 27.5, 27.5 इज इक्वल टू 3 क्या आ जाएगी हमारे पास में, मीडियन माइनस के 2 मीन, मतलब के 28.5। तो 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10, मतलब 57। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि 3 मीडियन बराबर ये 27.5, ये कितना आ जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो 28 दूनी 56 और 1 57, ठीक है। ये तो पॉइंट के बाद 5 का 5 रखेंगे, 7 14 का 4 कैरी लेंगे, एक आएगा 7 और 1 8, ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसे 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 8 24, 28 पॉइंट कुछ आएगा, 28.17, ये आपका आंसर होगा, ठीक है जी। मीडियन बराबर ये आपका आंसर आ जाएगा। हमने 3 से काट दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पूछा है समांतर माध्य मतलब कि एवरेज पूछा है। एवरेज आप निकालेंगे कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो ये क्वेश्चन आपको किसमें जाएगा, प्रैक्टिस में, ठीक है। कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। आंसर मेरे को पता नहीं है, सॉल्व करके पता करना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो आंसर टिक नहीं करूंगी मैं भी, क्योंकि मुझे याद नहीं। 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य, यहाँ भी क्या चाहिए आपको, मीन एवरेज, एक ही बात होती है। तो 10 और 22 के बीच के अभाज्य संख्याएं 11 और 13 और 17 और 19, और इनका क्या चाहिए आपको, मीन मतलब के एवरेज, ठीक है ना, मीन मतलब कि एवरेज। और ये क्वेश्चंस भी कहाँ जाएगा, प्रैक्टिस में करेंगे क्वेश्चंस। ऐसे सभी क्वेश्चंस कैसे करने हैं, प्रैक्टिस में करने हैं, ठीक है। चलिए हाँ, ये क्वेश्चंस भी किसमें करना है, प्रैक्टिस में। जो कैलकुलेशन वाले सवाल हैं आसान है, इनको आपने प्रैक्टिस में ही करना है सबको, ओके। करना है, ऐसे छोड़ नहीं देना, छोड़ दोगे आपका ही घाटा होगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मेंस के सवाल हैं, ये आपको यहाँ पे छोड़ दोगे, मेंस में देखने को मिलेंगे, फिर वहां छोड़ के आओगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने का मतलब है आप हजारों बच्चों से कहाँ हो जाएंगे, लिस्ट से नीचे हो जाएंगे। और वैकेंसी हजारों में है आपकी, लाखों में नहीं है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। 2 लाइनें हमेशा याद रखनी है अपने जीवन में। एक क्वेश्चन गलत करके आने का मतलब है, या एक क्वेश्चन जो हमसे सॉल्व हो सकता है उसको छोड़ के आने का मतलब है कि हम हजारों बच्चों से लिस्ट में धड़ाम से नीचे गिरेंगे, और वैकेंसी हमारी हजारों में है, लाखों में नहीं है, ठीक है। ये 2 लाइनें हमेशा याद रखनी है मेरी। एक एक क्वेश्चन का महत्व समझना है, इसको प्रैक्टिस में करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का महत्व समझोगे तब जाके सिलेक्शन होगा बाबा, ऐसा सिलेक्शन हलवा नहीं है। अगर सिलेक्शन इतना आसान होता तो हर बच्चा आज सरकारी नौकरी लेकर के घूम रहा होता, ठीक है। इतना कम पढ़ने से काम चल जाता कि नहीं हम ये छोड़ देंगे, ऐसे काम चल जाता तो हर बच्चे के पास क्या होती, आज सरकारी नौकरी होती। ऐसे काम नहीं चलेगा। जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब चीज हमें आनी चाहिए।
इसमें पूछा है HCF। HCF लेना है सभी संख्याओं का, आपने x के अंकों का योग बताना है। तो मैं ही सॉल्व करती हूँ भाई, x के अंकों का योग बताना है भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा हमको ही, ठीक है, हम ही करते हैं। इसका लेंगे हम HCF का महत्तम समावर्तक x है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। तो ये हो गया 1683, ये हो गया हमारा 22 और 44, और ये हो गया 549, ठीक है ना। अब देखो, एक तरीका तो है कि आप संख्याओं को तोड़ लो, एक तरीका है कि आप छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग कर लो, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन से, अगर ऐसा इसका सिर्फ HCF पूछा होता तो मैं ऑप्शन से डायरेक्ट जाती, लास्ट वाले डिजिट को चेक करके हटाते चले जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। x के अंकों का योग पूछा है तो हमें बेसिक से ही सॉल्व करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ से करके तो दिमाग में करूंगी गलत हो गया, फिर दोबारा करूंगी तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन को देख के समझना है तरीका कौन सा लगाना है हमको। तो बेसिक लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक वाला लगाएंगे। एक बात जाएगा, यहाँ 1683 लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 1 बचेगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 21 में से जाएगा तो 4 और 1 5 आ जाएगा। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, किसको, 1683 को। तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, 3 बार में पूरा कट जाएगा ये, फिर 3 बार में क्या होगा, पूरा कट जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा, HCF आ जाएगा हमारे पास में कितना, HCF आ जाएगा हमारे पास में 561। हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है, सम हमसे पूछा है सम। तो 5 प्लस का 6 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 12। 12 क्या होगा आपका आंसर। बस बात खत्म, बात खत्म, पैसा आ जाओ। ओके, अच्छा लिख दो, थोड़ा साफ लिख देती हूँ, चलो साफ लिख देते हैं बाबा, हटो रे बाबा हटो। HCF कितना आया मेरा, 561। मेरे से क्या पूछा था, HCF का सम, जो डिजिट है उनका सम पूछा था। तो 5 प्लस का 6 प्लस का 1 बराबर 12, ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बेकार वाला नहीं है, थोड़ा ठीक है। ओके, सॉल्व करेंगे इसे। के वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 299647527825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है। के अंकों का गुणनफल कितना है। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो शेषफल क्या है, समान रहता है, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, जो संख्याएं दे रखी हैं उनका डिफरेंस लेकर के हमें HCF लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने संख्याएं लिखी, इनका हम लेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस का हमें HCF लेना पड़ता है अगर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बोल दिया जाता है तब। तो इनका डिफरेंस ले, तो यहाँ से 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेगा, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। इधर भी डिफरेंस लेंगे, 15 में 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेगा, और 7 में 7 जाएंगे 0, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। हम दोनों का ही ले सकते हैं, वैसे एक बार और इसका कर सकते हैं, इसका भी डिफरेंस ले सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें HCF लेना, हम दो से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए HCF, क्या ऐसे कटेगा, ला 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 ला, ऐसे तो नहीं कटेगा, काटना पड़ेगा, छोटा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी हमें डिफरेंस लेना है, वैसे तो इसका भी डिफरेंस लेना है, इसमें से इसे माइनस करना है। तो यहाँ से 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 11 में से 9 जाएंगे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 बचेगा, और 17 में से 7 और 1 8 बचेगा, और फिर यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। अब इसमें इससे इसे डिवाइड करेंगे हम, 1756 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 3073 को। तो एक बार ही जाएगा 1756, करना पड़ेगा बाबा ऐसे। 13 में से 6 जाएगा तो 4 और 3 7 बचेगा, फिर यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 13, ठीक है जी, 1317। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, 1756 को। बहुत ही घटिया वाला आएगा 1317, ये मैंने लिखा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 6 और 3 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 4 तिया 12 9 तिया 27, इससे पूरा कट जाएगा, ये आपका HCF आ जाएगा, इससे कट जाएगा पूरा। ये 1317 जो है इससे कटेगा, 4 तिया 12 1 बचेगा, 3 3 9 2 बचेगा, 9 तिया 27, 3 बार में सब खल्लास हो जाएगा। ये 1317 यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो HCF आया इन संख्याओं का,
वो आया हमारे पास 439। मेरे से क्या पूछा है, ये एचसीएफ किसका है, इन संख्याओं का है, इनका। ऐसे गोला गोला बनाऊंगी फिर अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हो। मैं संख्याएं लिख देती हूँ अलग से। जो हमने डिफरेंस लिया है उन संख्याओं का एचसीएफ है ये 1756, 3073 और 4829। इनका क्या एचसीएफ कितना आया हमारे पास 439। हमसे क्या पूछा है, गुणनफल, प्रोडक्ट, इसका हमसे प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट या मल्टीपल कह लो। तो 4 इंटू का 3 इंटू का 9, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108, ये आपका क्या होगा आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जब भी समान शेषफल का बोला जाएगा इनका क्या करना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो हे भगवान जी ये एक 8 अंक की संख्या ये वाली 11 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या होगा। देखो इसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं आप, बस मैं बता देती हूँ। इसका सम, इसका सम, इसका सम कितना आ जाएगा, 9 2 ये 8, 8 और 3 11 प्लस का ए बराबर इसका सम और इसका सम और इसका सम, तो 10 19 ये आ जाएगा। यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, 19 माइनस का 11 इज इक्वल टू 8। ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। 11 और 8 19 होता है, तो 8 ये आपका राइट आंसर होगा। 11 से डिवाइड है कोई संख्या, मतलब कि सम प्लेस पे जो डिजिट हैं और इवन ऑड ले लो, इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं और ऑड प्लेस पे जो डिजिट हैं उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह से डिवाइड होती है, ठीक है। ये है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15 25 35 40 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 और n 271 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन है थोड़े से अच्छे लेवल के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम इंटू का हमसे कहा जा रहा है कि जो संख्या है इनका एलसीएम इंटू का k गुना करके प्लस का 1 करो, और ये संख्या आएगी वो 271 से डिवाइड होनी चाहिए। तो n के अंकों का योग क्या है, n सबसे छोटी संख्या है, मान लीजिए n सबसे छोटी संख्या है जो इससे डिवाइड है, तो एलसीएम की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं, ठीक है। n ये लिख दिया, ये हमें चाहिए। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं, पहले हटा दे, पूरा हटा दिया। देखो मुझे लेना पड़ेगा 15 25 35 40 42 का एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, मैंने बड़ी संख्या पकड़ ली 42, 42 क्या है 6 7 42, तो 7 लिया इंटू 6 लिया, ठीक है। 7 15 35 7 6 42 या 6 7 42 कैसे भी कर लो। अब 15 लेंगे तो 5 तिया 15 है, 3 यहाँ है, 5 केवल इसमें से लेंगे हम, ये गया। 25 में 5 यहाँ आ गया, 1 5 बचेगा, ये गया। 5 7 35 में 7 भी है 5 भी है, तो ये भी गया। अब मेरे पास 40 बचा, 8 5 40 में यहाँ पे 5 है, 8 में 2 यहाँ पे रह गया, तो 4 दूनी 8 4 बचा। बस ऐसे लेना होता है एलसीएम, फटाफट 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 काटते चलो काटते चलो काटते चलो, ये भी गया ये भी गया। 25 चौका 100, 6 7 42, ये 4200, ये आपका आंसर। 4200 क्या आ गया हमारा एलसीएम। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4200 इंटू का k प्लस का 1 बट्टे ये संख्या 271 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो k की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो 4200 1 271 से डिवाइड नहीं होगा, आप करके देखना। k की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी 2, आप रखे देखनी ही पड़ेगी, और कोई चारा है नहीं हमारे पास में, ठीक है। 2 हमने रखे देखा तो 0 0 4 और 8 प्लस का 1 बट्टे 271, ये कितना आ जाएगा 84 8401, तो 8401 इसे काट के देखो आप, इससे आप काटेंगे तो 27 तिया 81, मतलब कि 810 प्लस का 3 का 9, मतलब कि 819, ये आ जाएगा। और 3 बार कटेगा तो ठीक है। इसके बाद कितना बचेगा, ये 20 के बाद 20 और 27 बचेगा, और 27 ये हो गया, 1 है ना, ये 1 है, मैं 3 लिख दिया है, ये 3 का 9 फिर क्यों मिल गया, 3 का 9 भी नहीं ले सकते ना, फिर तो गलती हो जाएगी ना। मैंने क्या कर दिया है, सही से लिखेंगे एक बार और, यहाँ 1 लेना है, ठीक है ना। 27 तिया 81, मतलब कि 810, और 1 से 3 बार करेंगे तो 3 और तो 813, ये आएगा, ठीक है ना। 813 3 बार किया तो 813। अब देखो 40 से 13 जाएगा तो
कितना बचेगा 20 और 7 27, 27 और एक ही है तो 271, तो 271 यहाँ है, 271 बचेगा तो एक बार और कट जाएगा, 31 बार ये पूरा कट जाएगा, समझ रहे हो। 31 बार क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा, 31 बार पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा क्या n जो हमारा प्राप्त हुआ हमको, n कितना प्राप्त हुआ हमको 8401, ये n की वैल्यू हमको प्राप्त हुई है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, n के अंकों का योग पूछा है, n के अंकों का योग। तो n के अंकों का योग, n का सम हमसे पूछा है, तो 8 प्लस के 4 प्लस का 0 प्लस का 1, 8 4 12 और 1 13, ये आपका क्या होगा 13। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब घटिया नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल भी। चलिए, रवीश एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ चुका है, रवीश एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ चुका है, जबकि सोमा अपनी पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ चुकी है, 5/8। यद्यपि दोनों के पास अपनी पुस्तक के 120 पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष हैं, तो सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग पढ़ा है, पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का। ठीक है ना, लिख लो, तभी आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। ये रवीश और यहाँ हमने क्या लिखा, सोमा। रवीश अपनी पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ चुका है, सोमा अपनी पुस्तक का 5/8 भाग पढ़ चुकी है। सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का, रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग पढ़ा है, ये हमसे कहा जा रहा है। इसका कितना भाग पढ़ा है सोमा ने, तो सोमा ने कितना भाग पढ़ा है 5/8, किसका, इसका 4/5 का। तो ये इधर जाएगा, 5 25 और 8 चौक 32, 25/8 भाग, 25/8। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 120 का कोई यूज नहीं था, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पर अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो ए है और बी है। मान लो ए के पास 2 रुपए हैं, बी के पास 5 रुपए हैं, ठीक है ना। ए के पास 2 रुपए हैं, बी के पास 5 रुपए हैं, और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बी के पास ए का कितना भाग है, बी के पास जो है वो ए का कितना भाग है। तो 2 इंटू मान लो ए का x भाग है बराबर 5 लिख लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/2, मतलब के 2.5। ऐसे कर सकते हैं, ओके, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करना है तो 5/2, तभी आपका कितना आएगा 2.5। हमने डायरेक्ट करा, ऐसे ऐसे तो करना है। समझ में आया। चलो, अभी मैंने को समझा भी दिया है आपको ऐसे करके भी, और क्वेश्चंस को भी समझा दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो सिर को थोड़ा सा जोर से दीवार में मारना है, इतना जोर से कि याददाश्त बनी रहे और हिल भी जाए सिर थोड़ा सा कि मुझे और पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो मन है ना, वो बहाने बहुत बनाता है। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे अभी नहीं पढ़ना है, मैं थोड़ी देर रील देख लेता हूँ, मैं उसके बाद पढ़ूंगा। मैं थोड़ा दोस्तों के साथ गपशप कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ लूंगा। मैं रात में पढ़ लूंगा, मैं शाम को पढ़ लूंगा। मन को थोड़ा सा शांत रखना है, इधर उधर भटकने नहीं देना है। जब भी भटके तो 2 चट्टे अपने गाल पे जोर से लगाने हैं। अगर खुद से नहीं लगा पा रहे हैं तो पापा के पास जाना है, पापा को बोलना है पापा 2 थप्पड़ लगा दो, जितनी आप में ताकत है उतनी जोर से। फिर आप देखना धन धनाधन बचेगा और फिर आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलो, ये मजाक था थोड़ा, बस सीरियसली पढ़ लो, ठीक है। चलो, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा बल लगा के पढ़ते रहना। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में टाइम मेंशन कर देना। आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 वाले बच्चों के लिए एक डाउट ग्रुप बनाऊंगी मैं, वो सिर्फ CBT 2 वालों के लिए होगा। भीड़ नहीं लगानी है, जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ने वाले, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। बट डाउट पूछने वाले बच्चे होने चाहिए उसमें, ओके। ऐसे नहीं मैं डाउट बना दिया, आप ऐड हो गए, डाउट पूछ ही नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। अगर सीरियसली पेपर देना चाहते हैं तो मैं डाउट ग्रुप क्रिएट करूंगी, उसमें ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। चलिए, बाय।